सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। यूपी के इटावा में उस समय हड़कंप मच गया जब चूड़ी बाजार की एक दुकान में भीषण आग लग गई। ये दुकान कोतवाली थाना क्षेत्र के गाड़ीपुरा इलाके की है। आग भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगी थी। ऐसे में आग फैलने के डर से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जिस दुकान में आग लगी थी उसमें चूड़ी बनाने के सामान के साथ साथ भारी मात्रा में केमिकल रखा हुआ था। ऐसे में आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते आग ने दूसरी दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोग अपनी दुकानें छोड़कर भाग खड़े। आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल कर्मी काफी देर से मौके पर पहुंचे। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की चपेट में आने से एक शख्स बुरी तरह झुलस गया। आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में तकरार लगातार जारी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दो टूक कह दिया है कि चाहे जो हो जाए बीजेपी को 135 सीटें नहीं दी जाएंगी। 135 सीटें ना देने की बात करें, आप कितनी भी सीटें देंगे उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? यही सब बातें मैंने उनके सामने रखी हैं और इसलिए मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अंतिमतः अच्छी बातें इसमें से निकलेंगी। चर्चा जारी है। वहीं बीजेपी ने भी कह दिया है कि वो कम सीटें नहीं लेगी। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि छोटी पार्टियों को सीटें देने के बाद जो बाकी सीटें बचेंगी वो बीजेपी शिवसेना में आधी आधी बंटनी चाहिए। जो छोटी और मजबूत हमारी सहयोगी पार्टियां हैं उनको कुछ सीटें देने के बाद जो सीटें बचती हैं वो सामान्य रूप से आधे आध बांटी जाए, लेकिन इस क्रम में चर्चा जारी है। 135 सीटें नहीं देने के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि टीवी पर सीटों को लेकर चर्चा नहीं होती। जो टेलीविजन पर कहा जाता है कोई नेगोशिएशंस बाहर नहीं होते, नेगोशिएशंस टेबल पर होते हैं। टेलीविजन पर कहते हैं वो सर्वमान्य नहीं होता है। कई बार सहयोगी भी कुछ कहते हैं वो सर्वमान्य नहीं होता है। बीजेपी से तकरार के बीच उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि शिवसेना गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि लड़ाई अब आर पार वाली हो गई है। क्या आर पार हो सकता है? देखो, 25 साल से इसकी चर्चा आ रही है और जब भी चुनाव आता है ऐसा आ ही जाता है कि लगता है कि इस पर या उस पर। साफ कर दिया कि लड़ाई अब आर पार वाली हो गई है। क्या आर पार हो सकता है? देखो, 25 साल से इसकी चर्चा आ रही है और जब भी चुनाव आता है ऐसा आ ही जाता है कि लगता है कि इस पर या उस पर, लेकिन आज तक तो इस पर ही रहा है, उस पर हुआ नहीं है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया। उद्धव ने कहा कि बीजेपी से उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में कह दिया है, अब फैसला बीजेपी को करना है। सर, आपने जो कहा है कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते, कितनी सीटें आप लोग की तरफ से उनको प्रस्ताव? मैंने बोल दिया उनको, सारी बातें सुनकर क्यों कहूँगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने मेरी भूमिका बीजेपी के साथ शेयर की है और चर्चा जारी है। जब फैसला हो जाएगा आपके माध्यम से पूरी दुनिया को पता चलेगा। वहीं आदित्य ठाकरे ने अपने पिता और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अभी से ही मुख्यमंत्री मानना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आदित्य ने एक ट्वीट किया उससे इस बात को बल मिलता है कि वो उद्धव को सीएम मानकर चल रहे हैं। दरअसल उद्धव के बेटे और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया था कि मैं वादा करता हूं कि उद्धव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मार्शल आर्ट को पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों में एक विषय के तौर पर शामिल करेगी। बीजेपी से गठबंधन पर गतिरोध के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने प्रवक्ताओं को जुबान बंद रखने का आदेश दिया है। उद्धव ने प्रवक्ताओं से गठबंधन के मामले पर बोलने पर पाबंदी लगाई है और कहा है कि जो बोलना होगा वो खुद बोलेंगे। उद्धव ठाकरे ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी लहर को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दो टूक कह दिया कि उन्होंने कई बड़ी बड़ी लहरें देखी। वहीं गठबंधन में चल रही खींचतान को सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आगे आए हैं। वो 18-19 सितंबर को महाराष्ट्र में रहेंगे, जहां शिवसेना से सीट विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना बीजेपी में सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है और बीजेपी नेता अभी से ही मंत्रालय भी तय करने लगे हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड भायंदर में बीजेपी नेता विनोद तावरे ने कहा कि वो गृह मंत्री बनने वाले हैं। इस बार मैं तो पक्की और सभा में बोलता हूँ, सरकार आने के बाद गृह मंत्री तो मैं ही बनने वाला हूँ। सरकार आने के बाद गृह मंत्री तो मैं ही बनने वाला हूँ।
महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े ने यहां तक कह दिया कि गृह मंत्री बनते ही वो पहला काम डिप्टी सीएम अजित पवार को जेल भेजने का करेंगे। सरकार आने के बाद गृह मंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं। पहला काम इस सिंचाई में घोटाला करने वाले अजित पवार को जेल में डालना। शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान पर निशाना साधा है और उनकी तुलना आईसीयू के मरीज से की है। पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय में लिखा गया है कि सुरक्षित सीट तलाश रहे पृथ्वीराज की दिमागी हालत गड़बड़ा गई। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जब खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उन्हें सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है। इसी के जवाब में सामना में सीएम पर निशाना साधा गया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि हमने कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि एनसीपी की इस मांग पर आखिरी फैसला शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी। उधर शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन होकर रहेगा। महाराष्ट्र के 9 निर्दलीय विधायकों ने एनसीपी का दामन थाम लिया। इनमें एक मंत्री भी शामिल हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीपी में शामिल होने पर इन नेताओं का स्वागत किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले चीन के एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। ताजा घटना लद्दाख के चुमूर इलाके में हुई है। चीनी सेना के करीब 300 जवानों ने फिलहाल 100 भारतीय जवानों को घेर रखा है और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। इससे पहले खबर आई थी कि 11 सितंबर को चीनी सेना लद्दाख के देमचोक इलाके में भारतीय सीमा में 500 मीटर भीतर घुस आई थी। यही नहीं, चीनी सैनिकों ने वहां टेंट तक लगा लिए थे। इस साल अगस्त तक चीनी सेना भारत में 334 बार घुसपैठ कर चुकी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद को क्लीन चिट दी है। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि हाफिज पर कोई केस दर्ज नहीं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने आतंकी हाफिज सईद का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि हाफिज पाकिस्तानी नागरिक है और उसे अपने देश में खुलेआम घूमने की आजादी है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाफिज सईद को क्लीन चिट देने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने बयान का भारत ने विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि हाफिज मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारतीय कोर्ट में उस पर केस भी चल रहा है। बिजनौर से फरार सिमी के आतंकियों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। सभी के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शहर में आतंकियों के पोस्टर लगाकर सर्च अभियान तेज कर दिया है। सिमी के आतंकी जिस कमरे में रह रहे थे वहां पर AK-47 राइफल की गोलियां, लैपटॉप, पिस्टल और पाकिस्तान सामान बरामद हुआ है। सभी आतंकी MP के खंडवा जेल से भागकर बिजनौर आए थे और यहां पर बम बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से उस सोर्स का नाम बताने को कहा है जिससे उन्हें सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर आने वालों की सूची मिली। सूत्र का नाम सीलबंद लिफाफे में मांगा गया है। केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। आरोपियों से मुलाकात को लेकर घिरे सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रशांत भूषण की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए विजिटर्स रजिस्टर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए और कहा कि रजिस्टर में 90% एंट्रीज फर्जी। 7 साल में पहली बार डीजल के दाम घट सकते हैं, पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। तेल कंपनियों की आज समीक्षा बैठक है जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने पर फैसला लिया जा सकता है। पेट्रोल 1 रुपए और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर तक कम हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आर रघुराम राजन ने डीजल के दाम को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है, इसलिए वक्त आ गया है कि डीजल के दाम कंपनियां खुद ही तय करें। मोदी सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुदरा महंगाई दर में गिरावट के बाद अब थोक महंगाई दर में भी जबरदस्त कमी आई है। अगस्त में महंगाई घटकर 3.74% हो गई, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। दिल्ली में एक बार फिर से सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ई रिक्शा को लेकर नया नोटिफिकेशन बनकर बिल्कुल तैयार है और 10 दिनों में इसे जारी भी कर दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगा रखी है और कहा है कि जब तक केंद्र ठोस नीति नहीं बनाता ई रिक्शा नहीं चलेंगे। अब नए नोटिफिकेशन के 10 दिनों में जारी किए जाने के बाद गडकरी की ओर से कही गई।
100 दिनों का लेखा जोखा पेश करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि रोजाना 30 किलोमीटर नई सड़कें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि 1,500 किलोमीटर हाईवे बनाने का आवंटन हुआ था, जिसमें से 1,000 किलोमीटर तैयार हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे 63% छोटे टोल प्लाजा बंद कर दिए गए जहां पैसे की वसूली पूरी हो चुकी थी। उन्होंने चिप के आधार पर 359 टोल प्लाजा शुरू करने की बात भी कही। 100 दिनों का लेखा जोखा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के टास्क मास्टर भी बन गए हैं। उन्होंने सभी मंत्रालयों का लक्ष्य 10% और बढ़ा दिया है और सभी मंत्रियों को मार्च 2015 तक 10% विकास लक्ष्य हासिल करने को कहा। पीएम ने एचआरडी मंत्रालय को टारगेट दिया है कि साक्षरता दर 72% की जगह 80% हासिल किया जाए। पीएम ने सड़क परिवहन मंत्रालय को 7,700 किलोमीटर सड़कें और रेल मंत्रालय से 500 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाने का टारगेट दिया है। मोदी सरकार अब गंगा नदी को लेकर यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी में है, जिसका नाम गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेज होगा। दुनिया की ये अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां पर नदी प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता की पढ़ाई और रिसर्च होगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पूर्व सीएजी विनोद राय को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों में बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। राय ने दावा किया था कि कैग रिपोर्ट से मनमोहन सिंह का नाम हटाने के लिए निरुपम ने दबाव डाला था, जिस पर निरुपम ने नोटिस भेजा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूर्व सीएजी विनोद राय के खुलासे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि मनमोहन ने यह जरूर कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई और अपने कर्तव्य का पालन किया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर हैरानी जताई जिसमें उन्होंने लव जिहाद की जानकारी न होने की बात कही थी। चिट्ठी लिखकर दिग्विजय ने पूछा कि क्या आप पांचजन्य नहीं पढ़ते, जिसमें लव जिहाद पर कवर स्टोरी थी। दिग्विजय ने चिट्ठी में लिखा है कि जब बीजेपी के नेता लव जिहाद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर आपको इसके बारे में जानकारी कैसे नहीं हो सकती है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान का भी जिक्र करते हुए राजनाथ पर सवाल उठाए। दिल्ली में गोकुलपुरी के बीजेपी विधायक रंजीत सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। गोकुलपुरी SC/ST के लिए आरक्षित सीट है। उन पर आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने प्रमाण पत्र जो पेश किए थे वो गलत थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधायक रंजीत सिंह पर FIR हुई है और मामले की जांच चल रही है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी विधायक रंजीत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की त्रासदी को देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो जन्मदिन मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का 64वां जन्मदिन है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरी सभी से प्रार्थना है कि मेरा जन्मदिन न मनाया जाए और हम मिलकर जम्मू कश्मीर के अपने बहन भाइयों के लिए तन मन धन से जो भी मदद हो सकती है करें। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के घर में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। उनकी मां हीराबा भी इसी घर में रहती हैं। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मां से आशीर्वाद लेने जाएंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सरकार ने पीएम के भाई के घर के साथ ही पास के घरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। मां हीराबा ने पीएम बेटे के 64वें जन्मदिन पर उनके लिए खास लड्डू भी बनाए। आरएलडी सुप्रीमो अजीत सिंह का बंगला खाली कराए जाने के विरोध में मुजफ्फरनगर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए उसका पुतला फूंका। किसानों ने बंगले को चौधरी चरण सिंह स्मारक घोषित किए जाने की मांग की। वृंदावन पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने महिला आश्रय सदन का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने दूसरे प्रदेशों की विधवा महिलाओं के मौजूद होने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार पश्चिम बंगाल की महिलाओं को यहां नहीं आना चाहिए। अमेठी रियासत के राजा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविवार को हुए खूनी संघर्ष पर सफाई दी। उन्होंने अपने बेटे अनंत विक्रम सिंह और अपनी पहली पत्नी गरिमा सिंह पर आरोप लगाया है कि दोनों की नासमझी की वजह से ही इतना बवाल हुआ। संजय सिंह ने कहा है कि गरिमा सिंह और अनंत विक्रम सिंह के बीच कोई डील हुई है, जिसके तहत अमेठी में उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने रविवार को हुए बवाल में मारे गए पुलिस वाले की मौत पर दुख भी जताया। पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। साईं बाबा का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मुंबई के एक साईं मंदिर ट्रस्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा कि साईं बाबा मुस्लिम नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। अर्जी में मांग की गई है कि साईं का अपमान करने वालों पर कार्रवाई हो।
मुंबई के कांदिवली साईं धाम मंदिर ट्रस्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को आरोपी बनाया है और कहा है कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को मुस्लिम कहकर साईं भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाई। साईं बाबा भगवान है या नहीं, इसे लेकर एक और धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के संभल में 1 नवंबर को यह धर्म सभा होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताया कि सभा की अध्यक्षता अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास करेंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की त्रासदी को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। अपनी रिपोर्ट में सरकार ने कहा है कि बाढ़ में फंसे सभी पर्यटकों को निकाल लिया गया है। राहत और बचाव का काम जारी। अपनी स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने बचाव कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी का मामला भी रखा। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई, लेकिन हमने अधिकारियों से कहा कि उन पर ध्यान न दें, राहत बचाव का काम जारी रखें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आई तबाही में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सड़कें बनाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इतने दिनों से जमा पानी में महामारी फैलने का खतरा गहराने लगा है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से तबाही के 2 हफ्ते के अंदर 2,26,000 लोगों को बचा लिया गया है। श्रीनगर में अभी भी हालात गंभीर बने हुए हैं। यहां कई इलाकों में बाढ़ से घिरे घरों में लोग छतों पर दिन गुजारने को मजबूर हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में हजारों घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें, खेत खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। जम्मू कश्मीर में सेना ने जिस तरह बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, उससे यहां के लोग काफी खुश हैं। उन्होंने सेना के समर्थन में नारेबाजी की। जम्मू में बाढ़ से भारी बर्बादी हुई है। कई इलाकों में हजारों घर जमींदोज हो गए हैं और बस्तियां बह गई हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों पर शरण लिए हुए हैं। यहां सेना की ओर से रहने के लिए टेंटों का इंतजाम किया गया है। पुंछ में बारिश और बाढ़ से टूटी सड़कों और रास्तों की मरम्मत की जा रही है। मरम्मत के काम में दर्जनों बुलडोजर्स और कर्मचारी लगे हुए हैं। सड़कों के बड़े हिस्से भूस्खलन का शिकार। पुंछ में सेना का राहत और बचाव का अभियान जारी है। सेना के जवान लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर से सेब की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से किसानों का लाखों का सेब जमीन। अब देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। यूपी के श्रावस्ती में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हादसा श्रावस्ती जिले के इकोना जिले में हुआ। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 बच्चों को रौंद दिया। हरियाणा के नारायणगढ़ में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पुल की रेलिंग तोड़कर बेगना नदी में जा गिरी। बस नारायणगढ़ से अंबाला जा रही थी, जिसमें ज्यादा कॉलेज के छात्र बैठे हुए थे। देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर से एक कैदी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। शरीफुद्दीन नाम का कैदी अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 6 मार्च से जेल में बंद। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन के पास पुलिस से बर्बरता देखने को मिली। पुलिस वालों ने एक नाबालिग की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पुलिस ने चोरी के आरोप में नाबालिग को पकड़ा था। उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। कोलकाता के चर्चित पार्क स्ट्रीट रेप केस की पीड़ित ने आरोप लगाया है कि साउथ कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में उसे इसलिए भीतर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो रेप पीड़ित है। हालांकि रेस्टोरेंट प्रबंधन ने पीड़ित महिला के आरोपों से इनकार किया। अलीगढ़ के मडराक इलाके में 5 सितंबर को लापता हुई नाबालिग लड़की की लाश जंगल से बरामद हुई। मथुरा में 8 साल की मासूम बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आईआईटी गुवाहाटी में फर्स्ट सेमेस्टर के एक छात्र की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इलाहाबाद में लोगों ने हंगामे को काबू करने के लिए एक दारोगा की जमकर पिटाई कर दी। पंजाब के तरनतारन में लुटेरे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का पूरा एटीएम ही लेकर फरार हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रिहायशी इलाके में 2 भालू पेड़ पर चढ़ गए। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय पैरास्विमर खिलाड़ी रंजना झा पैसे की कमी की वजह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं खेल पाएंगे।